नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी से मिले उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम धामी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि मिले हैं। यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच पर भरोसा जताया है। परीक्षा निरस्त करने के फैसले पर सीएम का आभार जताया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां सीएम धामी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि ने मुलाकात की है। इसी के साथ यूके SSSC पेपर लीक मामले की जांच पर भरोसा जताया है। सीबीआई जांच पर भरोसा जताया है। बेरोजगार संघ ने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की अपनी मांग रखी है। परीक्षा निरस्त करने के फैसले पर सीएम का आभार भी जताया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां यूके SSSC मामले में सीबीआई जांच को लेकर आभार जताया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, क्या कुछ बैठक में अहम रहा और क्या कुछ आगे की जो यूके SSSC को लेकर रणनीति है वो रहेगी? हाँ देखिए प्रिया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है और यूके SSSC पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच पर उन्होंने भरोसा जताया है। इसके साथ साथ सरकार द्वारा परीक्षा निरस्त करने के फैसले पर भी सीएम धामी का जो है धन्यवाद उनके द्वारा किया गया है, क्योंकि बेरोजगार संघ निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की जो लंबे समय से मांग कर रहा था, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि एक जो अब 3 माह के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, उसकी निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया शामिल हो उसमें और पारदर्शिता के साथ जो है ये भर्ती प्रक्रिया रहे। इस पर मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती की प्रतिबद्धता जो है सरकार की, उसको दोहराया है। उन्होंने कहा कि आप निश्चित रहिए, जो मैंने वादा युवाओं से किया था वही वादा मैं आपसे भी करता हूं कि निष्पक्ष भर्ती होगी, पारदर्शिता के साथ होगी और जो है तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह के खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर यूके SSSC का क्योंकि मामला प्रिया बहुत गरमाया था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो छात्रों ने वहां पर जो है प्रदर्शन किया, मांग रखी, सीबीआई की संदूक भी मुख्यमंत्री ने उनके बीच पहुंच कर की थी। उसके बाद जांच समिति की रिपोर्ट के बाद जो है इस पर उन्होंने फैसला लिया था कि आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजा है। आयोग ने इस पर फिर निरस्त करने के बाद 3 माह के अंदर दोबारा से भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने और परीक्षा की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की बात कही थी। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से यहाँ पे 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है, काफी टाइम हो चुका है, ऐसे में तैयारियां क्या चल रही हैं? क्या कुछ री एग्जाम को लेकर खबरें सामने आई है, जानकारी मिल पा रही है? तो देखिए बिल्कुल, क्योंकि 3 माह के अंदर जो है इसकी प्रक्रिया को करना है और 3 माह की प्रक्रिया अंदर जो है इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए तैयारियां जो है वो की जा रही है आयोग द्वारा। और आयोग जो है इस पर पूरी तरीके से अब जो है रणनीति बना रहा है कि आने वाले समय में जो भी परीक्षा हो तो वहां पर तमाम व्यवस्था रही, क्योंकि इस बार जिस तरह से ये सामने आया था कि मोबाइल अंदर गया, इसके साथ साथ ये मामला भी निकल कर आया कि वहां पर जैमर्स जो लगे थे 4G नेटवर्क को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए लगे थे, तो 5G नेटवर्क को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पर जो है हो रहे जो जैमर है वो रहे। उसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जो तमाम कमरों में कैमरे की व्यवस्था की बात आई थी तो वो भी रहे। तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया को जो है अब तैयारियां की जा रही है और पारदर्शिता के साथ इस बार जो है जिस तरह संकल्प लिया गया है कि पारदर्शिता के साथ होगा और इस तरह की जो बात सामने आई थी वो दोबारा ना आए, उसके लिए काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर लक्सर से है, जहां आज लक्सर दौरे पर कुमारी शैलजा रहने वाली हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी हैं कुमारी शैलजा। वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में वो शामिल होंगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगी। कुमारी शैलजा के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लक्सर में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा लक्सर पहुंचने वाली हैं, जहां वो वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में शामिल होंगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। जहां वोट चोरी के मामले को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिशें चल रही हैं और कुमारी शैलजा के आगमन को लेकर अब पूरी तैयारियां लक्सर में की जा चुकी है। लक्सर में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां लक्सर जो कांग्रेस की प्रभारी हैं वो पहुंचने वाली हैं, कुमारी शैलजा पहुंचने वाली हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में वो शामिल होंगी और इसी के साथ जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को वो संबोधित भी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से लक्सर में एक बार कुमारी शैलजा पहुंचने वाली हैं, इससे पहले भी वो उत्तराखंड दौरे पर रही थी, इस बार क्या कुछ अहम होने वाला है और अभियान में वो शामिल होंगी तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है?
देखिए प्रिया, आज उत्तराखंड के जी। दौरे पर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंचने वाली हैं और ये विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। पहले कार्यक्रम की अगर बात करें तो हरिद्वार में कार्यक्रम है। करीब 1 बजे के 1:30 बजे के करीब ये वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो कार्यक्रम में शामिल लेंगे। वहीं भगवानपुर में वोट चोर गद्दी छोड़कर जिस तरह से इन्होंने नारा दिया है, उसको लेकर के लगातार जो है सरकार को घेरने का प्रयास जो है कांग्रेस कर रही है। उसी के चलते हस्ताक्षर अभियान की जो शुरुआत की गई थी, उसी के चलते जो है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी भगवानपुर में और हस्ताक्षर अभियान में जो है हिस्सा लेने के साथ साथ हस्ताक्षर कराने का काम करेंगी। इसके साथ ही जिस तरह से बाइक रैली भी भगवानपुर से लक्सर तक होनी है, तो उसमें भी ये हिस्सा लेंगी। जी। और इसके बाद लक्सर से भी वोट चोरी मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान में शामिल होंगी। यानी कि तीनों क्रम में देखा जाए तो पहले हस्ताक्षर अभियान भगवानपुर में रहेगा, उसके बाद रैली रहेगी, बाइक रैली, उसके बाद जो है वहां पर लक्सर में भी कार्यक्रम रहेगा जिसमें ये शामिल होंगी। और देखा जाए तो क्योंकि कुमारी शैलजा जो है वैसे तो विवादों में रहती है, क्योंकि वह लंबे से वक्त के बाद जो है उत्तराखंड में आती है, तो कहीं ना कहीं उन पर सवाल उठते रहते हैं कि उत्तराखंड का वह अपने सुध लेने नहीं आती संगठन की। लेकिन वो जिस तरह से कार्यक्रम में शामिल हो रही है, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी उन पर है और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड की बड़ी नेता भी है और क्योंकि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी है, तो निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है और आज कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ युवाओं में जोश भरने की और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी करेंगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर विकास नगर से है, जहां बीजेपी के जिला पचपदून इकाई की ओर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस सम्मेलन का मुख्य नारा हर घर विदेशी, घर घर स्वदेशी रहा। इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरे से पहले ही देश की जनता को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने कई जरूरी चीजों पर जीएसटी घटाकर 0% किया है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा हुआ है। वहीं विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि जीवन बीमा अब आम नागरिक के लिए सुरक्षा कवच बन गया है। पहले इस पर 18% जीएसटी लगता था, जिसे अब 0 कर दिया गया है। ये जनता के लिए बड़ी राहत है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत की आबादी 1 अरब 50 करोड़ तक पहुंचने वाली है और विदेशी वस्तुओं के आयात से अरबों खरबों रुपए की हमारी मुद्रा, विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। उसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया है कि हम स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, स्वदेशी का प्रयोग करें। और आपको ध्यान होगा, जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तब भी ये स्वदेशी का आंदोलन चला था। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी और उसी से घबराकर अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था। और आज अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग भारत की शक्ति से विचलित हो रहे हैं, जिनको लगता है कि भारत आज विश्व की आर्थिक शक्ति बनना चाह रहा है, बन गया है, भारत विश्व की सैन्य शक्ति बन गया है, और इस प्रकार की घटनाएं अगल बगल के देशों में हुई, उसको देखते हुए ये स्वदेशी का अभियान पूरे देश में शुरू हुआ है। ऊर्जा निगम की ओर से अब लोहाघाट क्षेत्र के मुख्य बिजली लाइन में फॉल्ट पैसेज इंडिकेटर लगाए जा रहे हैं। ऊर्जा निगम के अभियंता अशोक कुमार और इलेक्ट्रोलाइट पावर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के योगेश स्वामी ने बताया कि अब 33 केवीए की बिजली लाइन में फॉल्ट ढूंढने के लिए फॉल्ट पैसेज इंडिकेटर लगाए जा रहे हैं। जब भी कहीं मुख्य लाइन में हिमपात या वर्षा काल में पेड़ गिरने या अन्य कारणों से फॉल्ट आएगा, तो ये लगाए गए इंडिकेटर फॉल्ट को बिल्प कर इंडिकेट करेंगे, जिससे कि बिजली कर्मियों को फॉल्ट का पता जल्द चल जाएगा। उन्होंने कहा कि इन इंडिकेटरों के लगाने से बिजली कर्मियों का काफी समय और ऊर्जा भी बचेगी। फॉल्ट इंडिकेटरों की आबादी क्षेत्र में भी लगाए जा रहे हैं। हाँ, ये हम जहाँ कभी पहले भी रहते, बरसात वगैरह में कहीं पेड़ वेड़ गिर जाते थे, लाइन टूट जाती थी, तो हमें फॉल्ट को ढूंढने में बहुत दिक्कत होती थी। उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। इसलिए हम ये 33 केवी लाइनों में फॉल्ट पैसेज इंडिकेटर लगा रहे हैं। ये इसके लगने से जहाँ भी फॉल्ट होगा, ये इसमें जो लाइटें लगी हुई हैं वो अपने आप
जल जाएंगी, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि इस लोकेशन। इससे अपने को बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि अपना मान लीजिए फॉल्ट आ रहा है तो ये सोर्स टू लोड, यानी अपना जहाँ से सोर्स आ रहा है वहाँ से ये फॉल्ट अपने को पता करने में बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे फेस टू फेस फॉल्ट, या फिर कोई फील्ड टच हो गया तो अर्थ फॉल्ट वगैरह, इसमें अपने को बहुत सी सुविधा मिलेगी, जिसमें ये इंडिकेट करेगा और अपना टीम इसको फाइंड आउट कर लेगी जल्दी से। नैनीताल के तल्लीताल थाना क्षेत्र के हरिनगर बूचड़खाने के पास मामूली विवाद के चलते चाकू छुरियां चली। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था, तभी शबाना बीच बचाव करने पहुंची। तभी सोनू और यामीन नामक युवकों द्वारा शबाना पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसके बाद पड़ोसी द्वारा बीच बचाव कर घायल शबाना को जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को डिस्चार्ज कर दिया गया। आपको बता दें कि कुछ साल पहले भी इसी क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते एक व्यक्ति को कैंची मारने से उसकी जान चली गई थी। बिल्कुल उन्होंने बिलेट हाथ नहीं आया, उन्होंने छुरी मार दी। कुल कितने लोग थे? लड़ाई आपस में दो जन ही लड़ रहे थे ये सर। हमारी बहन बचाने गई थी। कौन लड़ने वाला? एक सोनू है, एक याबीन है। ये कहाँ की घटना है? ये तल्लीताल बुचड़खाने की। ये किस चीज को लेके ये घटना हुई थी? ये घटना छुरी की हुई थी। हमारे पास एक शबाना नाम की एक मरीज आए थे, जिनके दाहिने हाथ में चक्कू से मारने के निशान है, अंदर डीप चोट है, काफ़ी धारदार हथियार से इन पर हमला किया गया, जिनकी एक गंभीर चोट आई है, जिसके दाहिने हाथ में निशान है, और इनका मेडिकल परीक्षण करने के उपरांत और प्राथमिक उपचार देने के पश्चात हमने दोबारा कल फिर से बुलाया सेकेंड ओपिनियन के लिए। रविवार को देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब की ओर से दीपावली महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में राजपुर रोड से विधायक खजानदास समेत तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि दीपावली का पर्व हम सभी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, साथ ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। सीएम ने कहा कि दीपावली का पर्व हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। और जैसा भाई सुरेंद्र रसीला ने यहाँ से बताया कि हमारे इस दीपावली से पहले इस वर्ष बहुत सारे पत्रकार साथियों के हमारे बीच में जो नहीं रहे, हमको छोड़ के चले गए, जिनके घरों में भी इस प्रकार की दुखद घटनाएं घटित हुई, मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि भी करता हूँ। उनको मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने काफी लंबे समय तक एक लंबा कालखंड उन्होंने हमारे राज्य के लिए, पत्रकारिता जगत के लिए अपना समर्पित किया, और बहुत सारी यादें उनके साथ हैं। क्योंकि आज दीपावली के पर्व के रूप में यहाँ पर एक शानदार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो मैं उन सभी का स्मरण करता हूँ। साथियों, ये दीपावली का पर्व हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, और हमें अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाता है, और बुराई से अच्छाई की ओर जाने की प्रेरणा देता है। आप सभी पत्रकार साथियों का भी जीवन में दीपावली की तरह आपका भी दीपावली के दीपों की तरह जीवन है, और जो दिन रात समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं। और मैंने तो अनेक अवसरों पर मैंने देखा है कि हमारे पत्रकार साथी बहुत कठिन परिस्थितियों में, चाहे वो कोरोना का कालखंड रहा हो, चाहे कोई आपदा का कालखंड रहा हो, अभी जो भीषण आपदा जिसका हम सब लोगों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में सामना किया, हमारे राज्य के अंदर बड़ी आपदा आई और प्रदेश भर के अंदर अनेक लोगों को, अनेक परिजनों को, अपने लोगों को हमने खोया है। बड़ी जनहानि हुई है, पशु हानि हुई, अन्य संपत्तियां नष्ट हो गई, बहुत बड़ा नुकसान इस आपदा में हुआ। मैं अभी हिमालय दिवस के कार्यक्रम में था, तो मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, और मुझे सबसे अच्छा लगा कि एक वातावरण यहाँ पर बदल रहा है।
अभी तक हमने 2-3 महीने पूरे के पूरे आपदा में, बरसात में और कठिन परिस्थितियों में हम सब ने उसका सामना किया। लेकिन मैं बच्चों को देखकर सच में मुझे लगा कि ये वातावरण अब हमारा कुछ त्योहारों की ओर जा रहा है, कुछ उमंग और उत्साह की ओर जा रहा है। और मैंने ऐसे समय में अपने पत्रकार साथियों को कठिन परिस्थितियों में वहां पर जूझते हुए देखा। और मैं बताऊं कि जब मैं छोटा था तो जब भी बरसात का मौसम आता था, पहली बरसात होती थी या दूसरी बरसात होती थी या तेज बरसात होती थी, तो मन में बहुत आनंद होता था, बहुत खुशी होती थी और हम दिन भर भीगते रहते थे बारिश आती थी। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, क्योंकि पहले के समय में ऐसा ही होता था कि बरसात का मौसम बरसात में ही आता था, गर्मी गर्मी के समय में ही आती थी। अब ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो गई कि जब बरसात होनी चाहिए उस समय बरसात नहीं होती है, जब सर्दी होनी चाहिए सर्दी नहीं होती। आपने इस वर्ष देखा होगा कि हम लोगों ने गर्मी का अनुभव ही नहीं करा। क्यों रजनीकांत है ना सौरभ, सही बात। तो अब जब बरसात होती है, अब जब भी तेज बरसात के मौसम में रात में, अभी जिस दिन 16 तारीख की रात को 15 तारीख की रात में तेज बादल यहाँ देहरादून में बहुत तेज गरज हुई, बहुत तेज, ऐसा लग रहा था कि यहीं पर बादल न फट जाए, यहीं अभी छत के ऊपर ना आ जाए। और इस पूरे मौसम में जैसे ही बारिश होने लगती थी तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान इस बारिश को बंद करवा दो। इस प्रकार का एक हम लोगों ने सामना किया। और ऐसे में हमारे पत्रकार साथियों ने पैदल चलकर, भूखे प्यासे रहकर, बरसात और गर्मी की परवाह न करके अपनी पत्रकारिता करी, अपनी उन चीजों को देखने का काम किया, जाने का काम किया, लोगों के बीच में जाकर उनका हौसला बढ़ाया, उनकी बातें सरकार तक पहुंचाई, समाज के सामने रखी। तो मैं उन सभी पत्रकार साथियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग दिन रात समाज को दिशा दिखाने का कार्य करते हैं, सच्चाई और जनहित के लिए समर्पण के साथ कार्य करते हैं। बहुत उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज का ये कार्यक्रम केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि उस आशा और उजाले को फैलाने का भी अवसर है जो समाज में एक उत्साह, एक विश्वास और एक अलग प्रकार का, एक नएपन का संचार करेगा। जैसा आप सभी जानते हैं, पत्रकारिता हमारा संविधान का चौथा स्तंभ है और आप सभी इस स्तंभ को सुरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकार और पत्रकारिता सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक विषयों के प्रचार प्रसार का माध्यम मात्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जीवित रखने का भी एक साधन है। चाहे सरकार की योजनाएं हों, लाभकारी योजनाएं हों, उनसे लोगों को परिचित कराना हो, उनकी समस्याओं को उजागर कर उनको अवगत कराना हो, दोनों महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो आपके कंधों पर हैं, आपकी जिम्मेदारी में रहती है। जैसा अभी यहाँ सब लोग मुझे कह रहे थे कि जो है कठिन, वास्तव में पत्रकार का जीवन भी बड़ा कठिन है। कुछ लोगों की ड्यूटियां सरकारी नौकरी में तो फिक्स होती हैं कि 8 घंटे ड्यूटी करनी है, 7 घंटे 10 घंटे जो भी ड्यूटी करनी है, लेकिन ये भी 24 घंटे मोबाइल खुले रखने का काम है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के डोईवाला में रेशम के कीड़े पालकर कुछ लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि विभाग की तरफ से रेशम कीट पालन के लिए सब्सिडी दी जाती है। कीड़े पाल रहे लोगों का कहना है कि थोड़ी सी लागत से कोई भी अच्छे से कमाई कर सकता है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून के डोईवाला में रेशम कीट पालन करके किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं। डोईवाला में मौजूदा समय में लगभग 300 किसान रेशम कीट पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में पहली बार रेशम कीट पालन की शुरुआत डोईवाला के माजरी क्षेत्र से हुई थी, जिस कारण इस क्षेत्र का नाम रेशम माजरी पड़ा। रेशम कीट से रेशम उत्पादन की प्रक्रिया 5 चरणों से पूरी होती है। पहले और दूसरे चरण में कीट की देखभाल विभाग की तरफ से की जाती है और तीसरे चरण में कीट को किसानों को सौंप दिया जाता है।
क्यों और कैसे? रेशम इसलिए ज़रूरी है कि ये एक कुटीर उद्योग है और आसानी से रेशम कीट पालन किया जा सकता है। विभाग आजकल किसानों को रेशम कीट उपलब्ध कराता है, क्योंकि जो सीड हमारे पास आता है वो रेशम विभाग खुद प्रेमनगर में सीड उत्पादन का काम कर रहा है। सीड आने के बाद हैचिंग हमारे डोईवाला सेंटर में, लच्छेवाला सेंटर में, धर्मचक सेंटर में, रेशम माजरी सेंटर में, जौलीग्रांट सेंटर में और रानी पोखरी सेंटर में कर रहा है। उसके बाद हम लोग हैचिंग करने के बाद 10 दिन विभागीय देखरेख में रेशम कीड़े को पाला जाता है। 2 अवस्था हम लोग रेशम चाकी केंद्र में तैयार करते हैं, तीसरी अवस्था में गांव वालों को रेशम कीट वितरित किए जाते हैं। विभाग की तरफ से किसानों को शहतूत के पौधे भी वितरित किए जाते हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार रेशम कीट पालन करने वाले किसानों को कई प्रकार की सुविधा प्रदान करती है। डोईवाला में रेशम कीट पालन करने वाले किसानों को सीधा मार्केट प्रदान किया जाता है। किसान सीधे रेशम व्यापारियों को रेशम बेच सकते हैं, जिसमें सरकार की तरफ से तय किए गए मूल्य से अधिक मूल्य रेशम की गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है। 15 से 20 दिन में गांव वाले रेशम कीट पालन का काम करते हैं और उसके बाद उस सारे कोकून को डोईवाला में हमारा कोकून मार्केट है, यहाँ पे रेशम के व्यापारी आते हैं और उत्तराखंड रेशम फेडरेशन द्वारा रेशम खरीदा जाता है। जो रेशम खरीदा जाता है सेम डे में उसका भुगतान भी किसानों को कर दिया जाता है। उसके बाद उस धागे को, उस कोकून को धागा बनाने के लिए सेलाकुई में रेशम फेडरेशन की फैक्ट्री है, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे 30 से 35 महिलाएं काम करती हैं, फैक्ट्री लगी हुई है, धागा तैयार किया जाता है। वहीं पे कपड़े भी तैयार किए जा रहे हैं, साड़ी भी बन रही है, कुर्ता पैजामा बन रहे हैं, जैकेट बन रहे हैं और उसकी बिक्री भी हमारे देहरादून जनपद में की जाती है। हमारा एक शोरूम जो है राजपुर रोड पे है, एक शोरूम मसूरी में है, एक प्रेमनगर देहरादून में है, एक ऋषिकेश में है और यहीं पर सारे कपड़े भी बिक्री हो जाते हैं। विभाग प्लांटेशन से लेके कीट उत्पादन से लेके उस पर कोया बनाने से लेके उसके बाद धागाकरण से लेके और उसके बाद कपड़ा बनाने से लेके और इसकी बिक्री तक विभाग स्वयं विभागीय देखरेख में हो रहा है। रेशम फेडरेशन रेशम को खरीदकर सेलाकुई स्थित फैक्ट्री में रेशम निर्मित कपड़ों का निर्माण करता है, जिसे दून सिल्क ब्रांड नाम दिया गया है। इस ब्रांड को उत्तराखंड में भी कई जगह बेचा जाता है। डोईवाला रेशम विभाग निरीक्षक रमेश सिंह धनई ने बताया कि रेशम 4 प्रकार की होती है: शहतूत, बांज, औरंडी और मोंगा। मोंगा को सबसे महंगा और उत्तम माना जाता है, जो खासकर असम में तैयार किया जाता है। एक जो है जिसके पास अगर 50 गज 100 गज ज़मीन भी है, वो भी आराम से 20 से 25 हज़ार का रेशम बना सकता है। प्लांटेशन शहतूत का प्लांटेशन लगा के शहतूत के पेड़ विभाग द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं और उस सारा सिस्टम विभाग का जो भी उपकरण रहते हैं, जो भी टूल किट रहता है, वो भी फ्री कॉस्ट किसानों को दी जा रहे हैं और किसान अच्छी इनकम करके 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार, यहाँ तक कि बहुत सारे किसानों ने 40-50 हज़ार रुपये का भी रेशम तैयार किया है 15 से 20 दिन में। तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी उपयोगी है और भारत सरकार की जो योजना आ रही हैं उसमें अधिक से अधिक किसान इसमें फ़ायदा उठा सकता है। रेशम कीट पालन करके अपने एक आजीविका को, अपनी आर्थिकी को बहुत अच्छे ढंग से, प्रधानमंत्री जी का भी जो कहना है लोकल और वोकल की दृष्टि से, ये रेशम उद्योग सबसे उत्तम उद्योग है। रेशम कीट पालन से जुड़े किसान सीमित जगह में कम लागत से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। स्वरोजगार और लोकल फॉर वोकल जैसे अभियानों के अंतर्गत किसान रेशम कीट पालन व्यवसाय से जुड़कर अपनी आजीविका के अच्छे साधन जुटा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।